हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज हम कर रहे हैं गेट एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बिल्कुल फर्स्ट वीडियो से देख सकते हो, ठीक है। अभी तक हम गेट 2021 तक के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम गेट 2022 के। और ये पेपर जो है वे है मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेशन 1 का, ठीक है, गेट 2022। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर प्लेइंग डैश आवर्स ऑफ टेनिस आई एम फीलिंग डैश टायर्ड टू वॉक बैक। ठीक है, कितने घंटे के लिए? 2 घंटे। ये देखो टू, टू ही तो गलत है, टू आएगा ना ये वाला। और फीलिंग टू टायर्ड है ना, बहुत ज्यादा थक गया हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ मंथली सैलरीज ऑफ MNS इज 4000। एवरेज ऑफ द मंथली सैलरीज ऑफ NSP इज 5000। The monthly salary of P is 6000. What is the monthly salary of M as percentage of monthly salary of P? ठीक है, MP की कितने परसेंट है सैलरी है। तो अगर हम बात करें पहले MNS, तीनों की एवरेज है 4000। इट मींस M प्लस N प्लस S डिवाइड बाय 3, एवरेज जो है वो है 4000। तो तीनों की क्या होगी, सम कितना हो जाएगा, तीन उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 12000। ठीक है, तीनों की टोटल सैलरी है 12000। सिमिलरली NSP का जो मंथली सैलरीज का एवरेज है वो है 5000, यानी कि N प्लस S प्लस P डिवाइड बाय 3, तीन लोग हैं, ये है 5000। तो यहां से N प्लस S प्लस P, इनकी सैलरी हो जाएगी टोटल 15000। अब हमें किसकी सैलरी दी है? P की सैलरी दी है 6000। तो यहां से N प्लस S की सैलरी कितनी आ जाएगी? 15000। P की है -6000 और आ जाएगी 9000। ठीक है, दोनों की मिला के अगर मैं ये 9000 यहाँ पे पुट कर दूं, क्या मेरे पास M की सैलरी आ जाएगी? तो M प्लस N प्लस S, ये है 12000। तो M की सैलरी कितनी आ जाएगी? 12000 माइनस 9000 इज इक्वल टू 3000। ठीक है, M की सैलरी 3000 है, P की कितनी है? 6000। तो M की सैलरी P की सैलरी का कितना परसेंट है? 50%, आधी सैलरी ना उससे। ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन ट्रेवल 80 किलोमीटर इन 6 आवर्स। If person travel the first part with a uniform speed of 10 km per hour and the remaining part with uniform speed of 18 km per hour, what percentage of the total distance is traveled at uniform speed of 10 km per hour? देखो 80 किलोमीटर टोटल, ठीक है, उसमें से पहला पार्ट कुछ डिस्टेंस वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और जो बाकी बचा पार्ट 80 किलोमीटर में से वो जो बच गया 80 किलोमीटर माइनस वो पार्ट, वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। टोटल उसको 6 घंटे लग जाते हैं। अब कितना परसेंट डिस्टेंस वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 80 है। अगर हम यहाँ पे बात करें, टोटल डिस्टेंस जो है मेरे पास वो है 80। अब सपोज करो बीच में ये x डिस्टेंस है, जो पहला पार्ट है जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, दूसरा पार्ट है 80 माइनस एक्स। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 80 हो गया। अब x पार्ट जो चलता है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। स्पीड कितनी है इसकी? 10 किलोमीटर पर आवर, इसकी है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये देखो टाइम कितना लगेगा, x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 10 की स्पीड से, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि टाइम लगा उसको x बाय 10। यहाँ पे टाइम कितना लगा? 80 माइनस एक्स डिवाइड बाय 18। तो ये टाइम हो गया। टोटल टाइम कितना है? 6 घंटे। इट मींस x बाय 10 प्लस 80 माइनस एक्स डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 90। तो ये 9x प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा तो 400 माइनस 5x इज इक्वल टू 6। ये आ जाएगा 4x प्लस 400 इज इक्वल टू 540। 4x आ जाएगा 140, x आ जाएगा 140 डिवाइड बाय 4। ठीक है, 140 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा 35। यस 35 आ जाएगा। तो 35 किलोमीटर आ गया, मतलब 35 किलोमीटर पहले
वो 10 की स्पीड से चलता है, उसके बाद जो 80 माइनस 35 आई थिंक 45 है ना, 45 किलोमीटर चलता है वो 18 की स्पीड से, तो टोटल आ जाएगा 6 घंटे। आप कर सकते हो 35 को 10 की स्पीड चलेगा तो 3.5 घंटे, और 45 किलोमीटर 18 की स्पीड से चलेगा 2.5 घंटे, टोटल 6 घंटे हो गए। अब इन्होंने क्या पूछा है कि कितना डिस्टेंस वो एक्स की 10 की स्पीड चला परसेंटेज टोटल, ठीक है। तो परसेंटेज कितना आ जाएगा ये कि 35 कितना टोटल का कितना परसेंट है, तो ये आ जाएगा 350 डिवाइड बाई 8, यानी कि 43.75%। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर गर्ल्स P, Q, R and S are studying language in university. P is learning French and Dutch, Q is learning Chinese and Japanese, R is learning Spanish and French, S is learning Dutch and Japanese. Given that French is easier than Dutch, Chinese is harder than Japanese, Dutch is easier than Japanese, and Spanish is easier than French. Based on the above information, which girl is learning most difficult pair of languages? ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, फ्रेंच जो है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन करो, देखो एफ FDCJS, ठीक है, सारे इनिशियल से लेते हैं। फ्रेंच जो है इजियर है डच से, तो F लेस देन D है ना, लेस देन मतलब इजी, ग्रेटर देन मुश्किल। चाइनीज इज हार्डर देन जापानीज, मतलब ठीक है, और डच इज इजियर देन जापानीज, डच जो है, और क्या बचा, स्पेनिश इज इजियर देन फ्रेंच, स्पेनिश जो है इजियर देन है फ्रेंच। ठीक है, अगर हम इसको कंबाइन करें, फ्रेंच डी होना चाहिए जे से कम, तो इसको अगर हम बात कंबाइन करें, इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आएगा, एफ डी जे और फिर सी और यहाँ पे एस। ठीक है, इन सबको कंबाइन करेंगे ये आ जाएगा। चेक कर लो, देखो फ्रेंच इज इजियर देन डच, यस। चाइनीज इज हार्डर देन जापानीज, डच इज इजियर देन जापानीज, ठीक है। स्पेनिश इज इजियर देन फ्रेंच, ठीक है। अब मुश्किल लैंग्वेज कौन सी है, चाइनीज, जापानीज सबसे मुश्किल है इन दोनों में से, तो क्यों लर्न करना है, देखो क्यों, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी सिंपल है, देखो हमें शेप दी हुई है, इन्होंने बोला है कि ए ब्लॉक ऑफ ट्रेपिजॉइडल क्रॉस सेक्शन इज प्लेस्ड ओवर द ब्लॉक ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, देखो ये वाला, ये रेक्टेंगुलर है, ये ट्रेपेजॉइडल है। shown which one of the following is the correct drawing of the view of 3D object as view in the direction indicated by the arrow। ठीक है, ये तो ये शेप है। अब कोई भी शेप है, वो अगर हम अलग अलग डायरेक्शन देखें अलग अलग दिखेगी, है ना। अगर मैं ऊपर से देखूंगा मेरे को सिर्फ एक रेक्टेंगल सा दिखेगा, उसके ऊपर कुछ ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, वो दिखे ना दिखे, बहुत ऊपर देखेंगे तो शायद ये भी ना पता चले। अब मैं सपोज करो इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ, तो मुझे नीचे तो एक रेक्टेंगल दिखेगा, ऐसे ये वाला। ठीक है, ये तो गलत है, देखो ये लाइन तो दिखेगी नहीं मुझे, BOD तो गलत हो गया ना। और फिर मुझे यहां दिखेगा ऐसा कि ऐसा कुछ बॉक्स पड़ा हुआ है, तो ये चेक करो, ए आ जाएगा ना, बिकॉज ये ऐसे ऐसे वाला है, जबकि इसमें तो उल्टा है, कि अगर वो ऐसा होता तो ऐसा कुछ होता। ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमंस आर नेचुरली कंपेंसेंट एंड ऑनेस्ट इन a study using strategically placed wallets that appear lost. It was found that wallets with money are more likely to be returned than wallet without money. Similarly, wallets that had a key and money are more likely to return that wallets with same amount of money alone. This suggests that primary reason for this behavior is compassion and empathy. ठीक है, तो क्या कहते हैं कि ह्यूमन जो है नेचुरली देखा जाए ऑनेस्ट है। ठीक है, एक स्टडी की गई, उसमें जो वॉलेट फेक लॉस्ट वॉलेट ऐसे कहीं पे फेंके गए होंगे ना, तो ये पाया गया कि जिस जिस पर्स में भी पैसा है वो ज्यादा लोग रिटर्न करते हैं अगर उसमें पैसे नहीं है तो। ठीक है, सिमिलरली अगर वॉलेट के अंदर की है और पैसे हैं, ठीक है, चाबी और पैसे दोनों हैं, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा है रिटर्न करने की अगर सिर्फ पैसे हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या सजेशन मिलती है कि प्राइमरी रीजन जो बिहेवियर का वो एम्पथी है ना, किसी के प्रति एम्पथी है कि मैं किसी का नुकसान ना हो, मैं उसको रिटर्न कर दूं। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लॉजिकल inference based on the information in the above passage? First है, wallet with key are more likely to be returned because people don't care about money, ये गलत है। ठीक है,
बी है वॉलेट्स विद की आर मोर लाइकली टू बी रिटर्न बिकॉज पीपल रिलेट टू सफरिंग ऑफ अदर्स, है ना, ये सही है ना, एम्पथी है उनके अंदर कि किसी की चाबी, किसी को कीमती, मतलब कीमती नहीं कह सकते, कि जरूरी चीज है ना, वो खो गई है तो लोगों को लगता है कि हाँ उसका वो उनको काफी सफर करना पड़ेगा, ठीक है, तो इस वजह से वो रिटर्न कर देते हैं ताकि दूसरे को सफर ना करना पड़े, और रिलेट कर पाते हैं कि अपने साथ भी ऐसा कुछ होगा तो हमें कितना नुकसान होगा, ठीक है, वो चीज है। सी भी देखो गलत है, वॉलेट्स यूज इन प्राइमरी एक्सपेरिमेंट आर मोर लाइकली टू बी रिटर्न देन वॉलेट दैट आर रेयरली लॉस्ट, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। मनी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट देन कीज, गलत है ना, कीज इंपॉर्टेंट है किसी। नेक्स्ट जो है सेवंथ, ए रोम्बस इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ए यूनिट स्क्वायर, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड विद इन द रोम्बस, ठीक है, एक स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर के मिड पॉइंट से ना हमने एक और रोम्बस बना लिया, देखो स्क्वायर के मिड पॉइंट हम ऐड करेंगे तो रोम्बस स्क्वायर ही बनता है ना, जो रोम्बस के एंगल 90 डिग्री हो सारे, वो स्क्वायर ही बन जाएगा ना, वही चीज है, एक तरह का रोम्बस ही है। तो इसमें क्या है, हमने मिड पॉइंट से बनाया, तो ये बोले कि उसके अंदर हम एक सर्कल बनाएंगे, है ना, पूरा फिट नहीं आ रहा बट ये समझ लो, ठीक है, सर्कल बनाया। फिर लार्जेस्ट डायमीटर क्या होगा, देखो डायमीटर सर्कल का ये होगा ना, तो जो अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर या फिर रोम्बस कह लो वो बना है, उसकी साइड के इक्वल होगा ना, ये इसके इक्वल होगा लार्जेस्ट जो हम सर्कल बना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर इसका लेंथ यूनिट है, यूनिट लेंथ है इसकी, तो ये कितनी हो जाएगी, हाफ, ये भी हाफ, तो ये लेंथ कितने किसके इक्वल आ जाएगी, अगर सपोज करो मैं इसको एक्स लिख दूं, एक्स ही तो चाहिए हमें, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट हाफ का स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस हाफ का स्क्वायर यानी 1/4, ये आ जाएगा अंडर रूट 1/2, तो आ जाएगा 1/√2, ठीक है, ऑप्शन ए, यही साइड लार्जेस्ट डायमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, कि द एन इक्विलेटरल ट्रायंगल स्क्वायर एंड सर्कल हैव सेम एरिया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल टू द स्क्वायर टू द सर्कल, ठीक है। तो तीन चीज हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है पहले, ठीक है, सपोज करो इसकी साइड ए है ना, ए माननी पड़ेगी, हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड मान लो बी, एक हमारे पास है सर्कल जिसका रेडियस है सी। अब हमें क्या दिया है, एरिया सबका इक्वल है, इक्वल एरिया है, इक्वल एरिया कुछ सपोज कर लेते हैं, एरिया 1 ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें ए बी सी तीनों के उसमें रिलेशन आ जाए, एरिया जो है 1 है, हम वेरिएबल क्यों लें, अगर एरिया 1 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है अंडर रूट, इसको हम क्या करते हैं 1 लिख लेते हैं, 2 3, ठीक है। हमें रेशियो ऑफ पेरीमीटर फाइंड करना, तो हम पहले एरिया से डायमीटर, एरिया से लेंथ निकाल लेते हैं, फिर हम पैरामीटर निकाल लेंगे। तो मैं अगर पहले कैसे बात करूं, एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, ये है 1, तो ए स्क्वायर आ जाएगा 4/√3, और ए की वैल्यू आ जाएगी 2/√3, एक मिनट, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं 4/√3√3, है ना, ठीक है, ये लिख देते हैं। और इसका अगर पेरीमीटर बात करें, पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर को हम एक्स लिख लेते हैं, चलो पेरीमीटर होगा 3a, 3a इज इक्वल टू 3√4√3, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं
3 अंदर जाके क्या हो जाएगा 9, 4 इंटू 9/√3। 4 को हम बाहर ही निकाल लेते हैं 2, और 9 होता है 3 इंटू 3, तो /√3 ये आ जाएगा √3/√3। ठीक है, इसको चेक कर लेने एक बार, यही आएगा पैरामीटर। और अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड मेरे पास है स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया है b² = 1। ठीक है, b की वैल्यू आ जाएगी 1, और इसका जो पेरीमीटर है मैं y लिख लेता हूँ, 4b होगा, तो आ गया 4। ठीक है, सिंपल है। तीसरे केस की अगर हम बात करूं, सर्कल का एरिया दिया ना मैं πc², वो दिया 1, यहां से c जो आ जाएगा वो आएगा 1/√π। ठीक है, और इसका जो पेरीमीटर में z लिख लेता हूँ, वो आएगा 2πc, इट मीन्स 2π इंटू 1/√π, तो आ जाएगा 2√π। ठीक है, तीनों का पेरीमीटर आ गया अपने पास, इसका इतना आ गया 4, और ये अगर हम तीनों का रेशो निकालें, ये आएगा 2√3√3। ठीक है, 4/2√π। ठीक है, इसमें हम कैंसिल क्या कर सकते हैं, 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं ना तीनों में, √π। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है, तो बस सवाल मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा अजीब सा है, क्योंकि दो दो बार रूट आ गया ना, देखने में ही लगता है कि यार मुश्किल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने बोला था गिवन बिलो 3 कंक्लूजन ड्रॉन बेस्ड ऑन द 3 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है ऑल टीचर्स आर प्रोफेसर। ऑल टीचर जो है प्रोफेसर है, टीचर ये प्रोफेसर। नो प्रोफेसर इज मेल, तो मेल यहाँ पे आ गए, ये हो गए टीचर, ये हो गए प्रोफेसर, ये हो गए मेल। इन्होंने बोला सम मेल आर इंजीनियर, कुछ मेल जो है वो इंजीनियर है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि अब हमें इसमें देखो, मेल और इंजीनियर का हमें रिलेशन दिया है, अब उनका टीचर या प्रोफेसर के साथ इंजीनियर का रिलेशन है या नहीं है ये हमें नहीं पता। मतलब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि हो सकता है सारे इंजीनियर के अंदर ही हो। ठीक है, नहीं सॉरी, ऐसे होगा, ऐसे कह सकते हैं, इसको और अच्छे से करें तो ये बोल सकते हैं, चलो ऑल मेल तो नहीं आएंगे, कि हो सकता है कुछ ऐसा रिलेशन बन जाए, है ना। तो देखते हैं, हमें पता नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। सेकंड है नो इंजीनियर इज प्रोफेसर, क्या इन कंक्लूजन निकाल सकते हैं, नहीं। हमने वही बोला, हो भी सकता है अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं इंजीनियर को। ये भी तो पॉसिबिलिटी है एक, है ना, तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। बट सम इंजीनियर प्रोफेसर, यस ये हो सकता है, बट कंफर्म नहीं है ना, क्योंकि जो पहला केस है कि सपोज करो ऐसा हुआ तो कुछ ऐसा होगा तो, है ना। नो मेल इज टीचर, ये सही है, क्योंकि कोई भी प्रोफेसर मेल नहीं है, तो मेल और टीचर का भी रिलेशन आएगा ही नहीं, नो मेल इज ए टीचर ही आएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन ओनली 3 सही है। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस वीडियो का। इसमें अगर देखा जाए, इन्होंने बोला कि इन ए 12 आवर क्लॉक दैट रन करेक्टली, हाउ मेनी टाइम्स डू सेकंड, मिनट एंड आवर एंड ऑफ क्लॉक coincide in 12 आवर ड्यूरेशन फ्रॉम 3 PM इन डे to 3 AM नेक्स्ट डे। ठीक है, तो इसमें 1 मिनट वेट करो, मैं क्लॉक बना लेता हूँ। तो इस क्वेश्चन में जो पहले आंसर दिया था वो ए दिया था, ठीक है, 11 बार। अब देखो ये वो 11 कैसे दिया, देखो जब 3 बजेंगे सपोज करो, ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, सेकंड वाली सुई भी हम देखते हैं, चलो होएगी कहीं। तो 3 बजे के बाद मिनट और घंटे वाली सुई मिलेंगी कहीं ना कहीं तो, क्योंकि ये 3 वाली सुई थोड़ी आगे, ये घंटे वाली थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, उसी टाइम में मिनट वाली भी आगे आ जाएगी, है ना, यहाँ मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ मिलेंगी 4 और 5 के बीच में, फिर 5 और 6 के बीच में, फिर 6 और 7 के बीच में, 7 और 8 के बीच में, 8 और 9 के बीच में, 9 और 10 के बीच में, 10 और 11 के बीच में, 11। उसके बाद डायरेक्टली 12, है ना, 11 और 12 के बीच में नहीं मिलेंगी, 12, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करते
घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई 11 बार मिलेंगे आपस में 12 घंटे में। बट इन्होंने क्या दिया, सेकंड वाली सुई। जब हम क्लॉक तो देखोगे, ठीक है, जब ये मिलेंगी तो सेकंड वाली सुई भी पास करेगी इसके ऊपर से, तो हमें लगेगा कि यार तीनों सुई आपस में मिली हुई हैं, ठीक है। तो उस वजह से आंसर दिया 11, बट वो गलत है। तो उसके बाद, क्योंकि उसके बाद ये क्वेश्चन कर दिया गया मार्क्स टू, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि तीनों सुइयां अगर हमें देखने में लगेंगे तो सही कि तीनों एक साथ है, कि 3 के बाद तीनों सुई एक साथ है, बट वो बहुत ही माइनर डिफरेंस होगा उनमें, एग्जैक्ट तीनों एक ही जगह पे नहीं होंगी, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कैसे। अब सपोज करो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई कब मिलती हैं, और उस टाइम पे सेकंड वाली सुई कहां पे होनी चाहिए। अगर सेकंड वाली सुई भी उनके ऊपर है जस्ट, फिर हम बोल देंगे हाँ तीनों मिल गई हैं। बट उस टाइम पे अगर सेकंड वाली सुई कहीं और हुई तो इसका मतलब नहीं मिली है। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर 3 बजे के बाद की बात करते हैं, 3 बजे बजे हैं अभी, तो ये मिनट वाली सुई है, घंटे वाली सुई है, ठीक है। हमें पता है कि मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितना एंगल कवर कर लेती है, 360, है ना। 60 मिनट में पूरा घूम जाती है, तो 1 मिनट में कितना कवर करेगी, 6 डिग्री, ठीक है, मिनट हैंड। सिमिलरली जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे 60 मिनट में कितना एंगल कवर करती है, 30 डिग्री। मतलब 1 घंटे में वो 3 से 4 या 4 से 5 ही जाएगी, वो 30 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी, 1/2 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। तो अब 3 बजे के बाद सपोज करो ये कहीं ना कहीं मिल रही है, यहाँ मिल रही है, चलो 3 बज के कितने मिनट हो गए, T मिनट हो गए, ठीक है। 3 बज के कुछ मिनट हुए हैं तब ये दोनों आपस में मिल गए। अब देखो, तो इसको ये कितना वो करेगी, एंगल कवर करेगी T मिनट में, आफ्टर T मिनट। 3 बजने के बाद, है ना। तो जो घंटे वाली सुई है, आवर एंड, ये एंगल कवर करेगी 60 डिग्री ना, 1 मिनट में 6 डिग्री, T मिनट में इतना। और अगर हम ओनली घंटे वाली सुई को देखें, यहाँ ये वाला एंगल रेफरेंस, तो ये हिलेगी कितनी, सॉरी मिनट हैंड आना था ना, मिनट हैंड। और आर एंड की बात करें, वो करेगी 1/2 डिग्री आती है, वो T/2 डिग्री कवर करेगी, ठीक है। अब दोनों सेम यहाँ पे पहुंच गई हैं। तो अगर ये वाला एंगल बात करूं, ये वाला एंगल अगर मैं मिनट हैंड के हिसाब से बात करूं, ये एंगल 60 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आर एंड के हिसाब से बात करूं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये जो एंगल इसने कवर की है T/2 डिग्री प्लस 90, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। इट मीन्स 60 इक्वल होना चाहिए 90 प्लस T/2, ठीक है। ये बात सही है। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल 60 माइनस T/2 कर दूं, वो 90 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 11T/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, डिग्री की जरूरत नहीं, यहाँ से T कितना आ जाएगा 180 डिवाइड बाय 11, तो ये आ जाएगा बेसिकली 180 डिवाइड बाय 11, तो ये 16 4/11 मिनट, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए 3 बज के 16 4/11 मिनट पे मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों बिल्कुल एक साथ होंगे ना, बिल्कुल एग्जैक्ट। इस टाइम पे अब हमें निकालना है कि सेकंड हैंड कहाँ पे होगा। सेकंड हैंड अगर बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर आ जाएगा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर इनसे दूर हुआ इसका मतलब वो कभी मिले ही नहीं है, ठीक है। तो ये देखो 16 4/11 मिनट, तो अगर मैं बोलूं कि 15 मिनट हो गया एग्जैक्टली, तो सेकंड वाली सुई यहाँ पे होगी,
मैं 1 मिनट बोलूं, 2 मिनट बोलूं कि 3:02 हो गए हैं, पूरे पूरे 2 मिनट हो गए, इसका मतलब सेकंड वाली सुई यहाँ पे है। तो इसी तरह अगर 16 मिनट हो गए तो सेकंड वाली सुई एग्जैक्ट यहाँ पे है। इसका मतलब हमारा टाइम एग्जैक्टली कितना हुआ अगर देखा जाए, 3 घंटे 16 मिनट और 4/11 इंटू 60 सेकंड। ये टाइम हुआ है जब मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मिले हुए हैं। अब ये सेकंड कितने हो गए, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, ये मेरे पास आता है 240 डिवाइड बाय 11, यानी कि 21.81 सेकंड, 21 या 22 सेकंड, 22 सेकंड मान लो, चलो है ना, इतना काफी है। इतने सेकंड हो गए, तो इतने सेकंड हो गए हैं, तो 22 सेकंड, तो क्या सेकंड वाली सुई यहाँ पे नहीं होगी? 4 के बाद, ठीक है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये तीनों आपस में नहीं मिलती हैं, हमें दिखती हैं बट बहुत ही माइनर वो होता है डिफरेंस एंगल का। तो इस वजह से हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। तो इसी वजह से ये क्या कर दिया गया, क्वेश्चन एमटीए कर दिया गया। तो अगर हम देखेंगे कब मिलती हैं तीनों, तीनों तब मिलेंगी जब तीनों 12 के पास आएंगी, रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे, बस, ठीक है। अगर मैं ओनली बोल दूं कि मिनट हैंड और आर एंड कितने बार मिलती हैं 12 घंटे में, तो वो 11 सही है, ठीक है। तो मतलब उन्होंने तो 11 सोच के किया था, बट किसी ने ऑब्जेक्शन किया होगा, उसके बाद एमटीए दिया होगा, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो मेरे को भी इससे सीखने को मिला, आई होप आपको मिला होगा। फिर भी इस क्वेश्चन में डाउट हो या किसी और क्वेश्चन में डाउट हो, नीचे कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे पूछ लेना। और वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।